ओके जी, हम पढ़ रहे थे। अपने चावल वाली इनकी भाई थी ना वो वाले मैं तेरे भाई चिप्स खा के रोटी खाने लगा। म्यूट कर लें भाई, म्यूट ध्यान किया करें। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो लाइंस जा रही हैं उनको हम कहते हैं वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। और उसकी बिल्कुल सेंटर में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम कहते हैं वो प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। अब इसी तरह कुछ लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं, उनको हम कहते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं। और इसके बिल्कुल सेंटर में जो 0 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन है, लेटिट्यूड है, उसको हम कहते हैं ये इक्वेटर है। तो एक इक्वेटर है और एक प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब एक लाइन इसी तरह होती है, ये प्राइम मेरिडियन है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, देखो ये जो लाइन है ये मेरिडियन, इसके साथ जो है ये भी मेरिडियन है, उसके साथ भी मेरिडियन है। ये सारी लाइंस को मेरिडियन कहते हैं। और ये जो सेंटर लाइन है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब जिस तरह से ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके ऑपोजिट भी एक लाइन है, वो 180 डिग्री की है और उसको कहते हैं एंटी मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री वाली मेरी प्राइम मेरिडियन, उसके ऑपोजिट 180 डिग्री वाली, वो क्या कहलाएगा, पर एंटी मेरिडियन। अब लैटिट्यूड पे आते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ईस्ट टू वेस्ट बता दिया, सेंट्रल मोस्ट लाइन है इक्वेटर जिसका डिग्री कितना है 0। लॉन्गिट्यूड लाइन वर्टिकल है, नॉर्थ टू साउथ होती है। सेंट्रल मोस्ट लाइन प्राइम मेरिडियन। क्लियर हो गई बात। 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ये इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल। इस प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ध्यान से समझें, ग्रीनविच लाइन क्यों? क्योंकि ग्रीनविच एक टाउन है इंग्लैंड में, उस टाउन से ये गुजरती है, इसलिए हम कह देते हैं जनाब ग्रीनविच। पूरी दुनिया मतलब जब ये जाहिर है लेबल की गई थी उस वक्त इंग्लैंड का बोलबाला होता था, बड़ी सुपर पावर थी, दुनिया पे कब्जा था। तो उसकी मुनासबत से फिर इन्होंने ग्रीनविच इंग्लैंड कर दिया, ग्रीनविच लाइन कर दिया। ये प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजरती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन से ही हम हिसाब लगाते हैं कि जनाब ये लाइन है ग्रीनविच, और इससे हमारा पाकिस्तान कहाँ पर है? ये यूरोप आ गया, ये एशिया है, यहाँ पर है। नहीं, वो तो यहाँ पर है, समझ लें ये इधर, इजिप्ट लगा लें, ये इजिप्ट है। तो इजिप्ट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो टाइम कितना कितना फर्क होगा, तो उस हिसाब से फिर हम कहते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन एक लाइन है, वो इधर से गुजरती है, ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप है। तो इस हिस्से से गुजरती है, तो इस हिस्से में कितने कंट्रीज आते हैं, वो सारे फेमस हैं। फेमस से मुराद है कि पेपर के लिहाज से वो पूछ सकता है कि भाई जनाब इस कंट्री से प्राइम मेरिडियन गुजरती है कि नहीं गुजरती। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मेरिडियन इज पासिस थ्रू। प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडल लाइन है, इसको ग्रीन विच मेरिडियन भी कहते हैं, बता दिया क्यों कहते हैं। ठीक है, ग्रीन विच मेरिडियन। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंटी मेरिडियन है 180 डिग्री की, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। दोनों चूंकि एक सेंटर में ही है बिल्कुल, तो दोनों का तकरीबन एक फंक्शन है। लेकिन एक को हम कह देते हैं जो ग्रीन विच मेरिडियन है, ये हम देखते हैं टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, जिस तरह अभी मैंने बताया कि कितना टाइम आएगा इजिप्ट और इंग्लैंड के दरमियान डिस्टेंस, वहां से मैयर कर लेंगे प्राइम मेरिडियन से। जबकि जो एंटी मेरिडियन है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। हालांकि दोनों ही डेट लाइन है, लेकिन इसका नाम एक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई एंटी मेरिडियन को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। दोनों में क्या होता है कि ये वाली जो लाइन लग गई, चाहे वो प्राइम मेरिडियन हो चाहे एंटी मेरिडियन हो, इसके एक तरफ अगर यहाँ पर 2 तारीख होगी तो यहाँ पर कितनी तारीख होगी, एक। जो अपना बर्थडे मिस कर जाए, ठीक है, जो अपना बर्थडे मिस कर जाए, 2 तारीख हो जाए, तो वो इस डेट लाइन को क्रॉस करके 1 तारीख पे जाकर अपना बर्थडे मना सकता है। तो 1884 में ये कायम हुई थी। समझ आई कि ऊपर से गई?
इससे दो तो बाद में आता है, तो ये दो मिस हो गए, फिर एक को कैसे मतलब? नहीं नहीं, वो एक को बनाना था ना उसने। एक 1 तारीख का बर्थडे था, तारीख हो गई 2, तो वो यहाँ पर आएगा, एक को बना लेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। इस तरह है ये। ठीक है, जिसका एक ही इसका फर्स्ट को बर्थडे हो, तो वो तो यहीं रहेगा ना, आगे जाएगा तो 2 हो जाएंगी, इस तरह तो नहीं करेगा ना। हाँ, एडवांस में बनाना हो उसने, उसका 2 तारीख का बर्थडे हो, एडवांस में बनाना हो तो इधर चला जाए। ठीक है, इस तरह से। कंट्रीज अलोंग द प्राइम प्राइम मेरिडियन लाइन कौन से हैं? टोगो, यूके, माली, स्पेन, अल्जीरिया, बर्किना फासो, ठीक है, फ्रांस एंड गाना। फ्रांस एंड गाना। तो ये सारे कंट्रीज हैं। कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन के साथ साथ हैं। तुम सब फ्रांस गए, ये इसकी ट्रिक है। टी फॉर टोगो, यू फॉर यूके, एम फॉर माली, तुम। एस फॉर स्पेन, ए फॉर अल्जीरिया, बी फॉर बर्किना। 6 जिसको मैप के कंट्रीज मैंने तैयार करवाए हुए हैं उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। एफ फॉर फ्रांस एंड गए फॉर गाना। इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है जी, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। 13 कंट्री से गुजरती है, इक्वेटर से 13 कंट्री से। कितने? जी भाई, म्यूट क्या करें। अब जिस तरह प्राइम मेरिडियन कितने कंट्री से गुजरती है? हाँ जी, कितने कंट्री से गुजरती है प्राइम मेरिडियन? 13 कंट्रीज में। कितने कंट्रीज? 13 कंट्रीज। 13 कंट्री से तो आठ। इक्वेटर, वो तो इक्वेटर गुजरती है ना। मेरिडियन का ओ, पूछ रहा हूँ। ओके। ठीक। अभी पढ़ाया, इसका मतलब अब कितने लोग जाग रहे हो, इससे बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। 8 8 मतलब। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, 8, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इक्वेटर कितने? 13 कंट्री से गुजरता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पास पेपर में ये भी आया हुआ है, एट इक्वेटर एन ऑब्जेक्ट वेट्स द लीस्ट, सबसे कम वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कम वेट होता है जी। कोई मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि ये बात क्या की हुई है? किस चीज के बारे में सर? कि इक्वेटर पे सबसे कम वेट होता है। सर क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम से कम होती है इसलिए। और ग्रेविटी कम से कम क्यों होती है? क्योंकि सर वो सेंटर ऑफ अर्थ है, इसलिए वहां पर जितना उससे दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी ज्यादा होती चली जाएगी। होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ग्रेविटी, हाँ देखो ना, जब हम इक्वेटर की बात करेंगे ना तो वहां पर डायमीटर ज्यादा है। इक्वेटर हम्म। पे अर्थ का डायमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब वेट क्या होता है कि जमीन का सेंटर जो है ना वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। म्यूट करें जी। ठीक है, जमीन का सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है किसी भी चीज को, तो उससे डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, देखिए ये है बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये हमारा ये इक्वेटर लाइन है यहाँ से। और जब ये ऐसे जाती है, जो कर्व हो जाएगी ऐसे, ऐसे कर्व हो जाएगी नीचे, यूं ढलाई ढलेगी ना साउथ नॉर्थ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ का। जैसे जैसे ये ऊपर साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगी तो ये कर्व हो जाएगी। जब ये कर्व होगी तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा बनिस्बत इक्वेटर के। तो जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ है, क्योंकि उसकी शेप नहीं है ना, प्रॉपर प्रॉपर सर्कल नहीं है वो। अच्छा, एशिया के 2 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर लाइन जहां से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, और किरबाती। एक किरबाती में डाउट है, इसको मैंने पता नहीं क्यों लिखा है। ठीक है, साउथ अमेरिका के 3 हैं, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, और अफ्रीका के कितने हैं? 7, साउथ टोमी एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। किरबाती ठीक है, यहाँ पर 3 होने चाहिए।
एशिया के 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, 3 3 6 और 7 13। तो अफ्रीका के 7 कंट्रीज हैं, साउथ टोमियन प्रिंसिपी, गैबोन, सोमालिया, कीनिया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कनाडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि डॉक्टर कॉन्गो एंड कॉन्गो। जब भी आप कोई लिस्ट तैयार करें, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप कोई लिस्ट तैयार करें, आप ये पढ़ रहे हो 7 कंट्रीज, साउथ टोमियन प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो, डॉक्टर कॉन्गो, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। जब आपने एक मर्तबा यहां से यूं पढ़ लिया ना, फिर आप कोशिश करो अब दोबारा पढ़ो तो इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कॉन्गो, डॉक्टर कॉन्गो, कॉन्गो, गैबोन और साउथ टोमियन प्रिंसिपी। इससे आपकी रिटेंशन जो है ना बढ़ेगी। लिस्ट को याद करने की रिटेंशन बढ़ती है जब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हो। ठीक है, गब्बर इज बैक, ये इसकी ट्रिक है, इसको आप मिला लेना उसके साथ, गब्बर इज बैक। ठीक है, जो भी कंट्रीज हैं मिला लेना। वेरी गुड। ट्रॉपिकल जोन, अब पीछे ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जो 23.5 डिग्री थे इक्वेटर से ऊपर की तरफ। अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ है तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री बिलो हो इक्वेटर से तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ पर है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है ये ठीक है अपना फैसल, ये ठीक है। अच्छा, कमल, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है पाकिस्तान, ठीक है, 23.5 डिग्री अबव इक्वेटर, और 23.5 डिग्री बिलो चले जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान दोनों में से कहाँ पर है। ये भी है कि कितने डिग्री ऊपर हो, तो ऊपर की तरफ कैंसर है या नीचे की तरफ, तो ऊपर कैंसर नीचे कैप्रिकॉर्न। पाकिस्तान कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब इसको वंस अगेन देखते हैं पूरे, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, सेंटर में क्या इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर चले जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर चले जाएं तो आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह एंटार्क्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह वगैरह, ये पीछे हमने सारा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इक्वेटर से कितने कंट्रीज गुजरते हैं जी? इक्वेटर से कितने 13। जी? 13। 13, ओके, ये भी हो गया। अब देखते हैं कि हाउ डे एंड नाइट अक्कर, दिन रात कैसे बनते हैं। जब हम म्यूट करें, आप लोगों को क्यों नहीं पता लगता कि आप अनम्यूट हो गए हो? जब सवाल करूं, सवाल का जवाब देने के लिए जस्ट अनम्यूट क्या करें। डे एंड नाइट कैसे बनते हैं जी? सूरज को हम मान लेते हैं कि ये ठहरा हुआ है, स्टिल है इन कंपैरिजन टू अर्थ। जमीन उसके गिर्द दो तरह की मोशन कर रही है, एक वो अपने गिर्द घूम रही है, जब वो अपने गिर्द घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। जब वो अपने गिर्द घूमती है, अपने गिर्द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमती है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उस पर रेज पड़ती हैं, जो बिल्कुल बैक साइड पे होता है वहां पे रेज नहीं पड़ती, वहां पे शेडो आ जाता है जमीन के खुद का। तो उस शेडो को हम कहते हैं कि रात हो गई है, और जो सूरज को फेस कर रहा होता है हिस्सा, वहां पर रोशनी होती है। अब चूंकि यही वजह है कि दिन और रात का जो सर्कल है वो पूरी रोटेशन बनती है 24 घंटे की, 24 घंटे से थोड़ी सी कम बनती है। तो यही वजह कि ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन में 24 घंटे में अपने इर्द गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है। तो यही वजह है, कुछ टाइम के लिए दिन हो जाता है, कुछ टाइम के लिए नाइट हो जाती है, और वो बढ़ते कम होते रहते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, ठीक है, 24 घंटे का वो पूरा एक चक्कर होता है। अर्थ ऑर्बिट द सन वंस इन एवरी 365 डेज। सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन का है, और उसी से मौसम बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेटर पे जो दिन और रात होते हैं वो होते हैं इक्वल,
बिल्कुल इक्वल होते हैं। 6 महीने, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, इक्वेटर पे। पोल्स पे क्या होता है कि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। इसको भी हमने समझना है आगे। तो हमारे पास 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात क्यों नहीं होती भाई? हम तो कह रहे हैं कि डे एंड नाइट इक्वल होता है। हम कह रहे हैं डे एंड सर नाइट। क्योंकि हम इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर है ना। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। तो हम तो इक्वेटर पे हैं ही नहीं, तो हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? वो तो इक्वेटर वालों के लिए है ना, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है। हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आ गए, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ का अलग है। ठीक है। तो जो इक्वेटर में है, वो 12 दिन, 12 घंटे के दिन, 12 घंटे का रात। और इस तरह पोल्स पे चले जाएं तो वहां पे डिफरेंट है। कैसे होता है वो देखेंगे अभी। पहले इसको देखें, समझते हैं। ये छोटी सी वीडियो क्लिप है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं जी, ये हो क्या रहा है। देखें, ये सूरज, सूरज की रोशनी ये जमीन पे पड़ती है। अब देखें यहाँ पर, ये जो रात के वक्त हमें चांद की रोशनी नजर आती है, कैसे? चांद पे रोशनी पड़ी और रिफ्लेक्शन होके कहाँ आ रही है? जमीन की तरफ। ये जमीन पे यहाँ पर दिन है, ध्यान से समझिएगा। सूरज की रोशनी, ये सूरज है। अब सूरज की रोशनी यहाँ तो हमारे पास डायरेक्ट आ रही है, यहाँ दिन है। लेकिन जिनके पास रात है उनके पास रोशनी कौन सी है? चांद की। और चांद की रोशनी कैसे आ रही है? वो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन, ये सूरज की कुछ बीम्स आई चांद पे और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आई। तो जो रात वाला एरिया है ना, रात वाला एरिया, वहां पे सूरज चांद की रोशनी इस तरह से आती है। हाँ जी, दोबारा देखते हैं। म्यूजिक में ही मजा आ रहा है। ये यहाँ पर कभी इधर से रोशनी आती है, कभी उधर से। और ये चांद की स्टेजेस भी नजर आ रही हैं। ओके, हो गया जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात कैसे होती है? अब आते हैं हम इस तरफ। ये है जी आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल है और ये सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है। जब जब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती है तो इस पूरे हिस्से को इसने रोशन किया हुआ है। लेकिन जो टिल्ट है, अब टिल्ट की वजह से देखें, सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ तक जाती ही नहीं है पूरी तरह से। जिस तरह यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, वहां पे तिरछी जाती है। तो यहाँ पे रोशनी है। लेकिन इसके बैक साइड पे देखें कि अगर देखें यहाँ सारा क्या हुआ? अंधेरा। लेकिन ये भी तो पोल है ना, यहाँ पर पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ। जो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात है, उसको नोट कर लीजिएगा कि ना तो वो 6 महीने का जब दिन होता है तो वो ऐसा दिन नहीं होता जिस तरह हमारा जून जुलाई का दिन होता है। वो ऐसा दिन होता है जैसे असर का वक्त हो या जोहर के थोड़े से बाद का। और जब रात होती है तो रात ऐसी नहीं होती जिस तरह हमारे पास घुप अंधेरा होता है, नहीं। वो ऐसी रात होती है जैसे हमारे पास सुबह फजर के का वक्त हो गया, जिसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, या मगरिब से 15 मिनट पहले का वक्त हो गया। ऐसा, ऐसी रात होती है। ठीक है। तो आप ये देखें, जब इसकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, जब उसकी तरफ टिल्ट है तो अंधेरा नहीं है, हल्का सा अंधेरा है। और जब यहाँ पे रोशनी है तो उस तरह से पूरी रोशनी नहीं है। यही वजह है कि नॉर्थ पोल के जो एरिया हैं ये सारे बहुत ठंडे हैं, बर्फ जमी हुई है। ठीक है। यहाँ पर
फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, मल्टीपल कंट्रीज हैं, आइसलैंड भी हो जाता है। आइसलैंड में तो दिन रात का नहीं आप कह सकते, 6 6 महीने का। लेकिन ये फिनलैंड, स्वीडन, ये किस तरह की कंट्रीज हैं तो यहाँ पे नॉर्वे। होता है। हाँ। नॉर्वे, एग्जैक्टली, शाबाश। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर है। हाउ डू सीजन्स फॉर्म? सीजन्स किस तरह बनते हैं? जमीन की रेवोल्यूशन से। ठीक है, जमीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो सीजन्स बनते हैं। चेंजिंग ऑफ अर्थ एक्सिस टुवर्ड्स सन। व्हेन द अर्थ एक्सिस पॉइंट्स टुवर्ड द सन, जब सन की तरफ हो जाता है जमीन का, तो वो गर्मी बन जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट पड़ रही होती है रोशनी। और वन अर्थ एक्सिस पॉइंट्स अवे, विंटर कैन बी एक्सपेक्टेड। जब वो दूसरी तरफ हो जाता है तो विंटर। जब एक्सिस, देखें, यह है सूरज। जब अर्थ का एक्सिस इस सूरज की तरफ हो जाता है, ऐसे झुक जाता है, तो ये हो गया समर। और जब अर्थ का एक्सिस दूसरी तरफ हो जाता है तो ये बन जाती है विंटर। एक्सिस की बात है, कभी एक्सिस सूरज की तरफ हो जाता है, कभी सूरज के अगेंस्ट हो जाता है, दोनों सिचुएशन होती हैं। साल में एक बार तो एक्सिस सूरज की तरफ होता है और एक्सिस सूरज के दूसरी तरफ होता है। एक्सिस का फर्क है, तो सीजन्स बनते हैं। ये देखें जी, जब समर होता है तो ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, जमीन सूरज की तरफ झुकी हुई है, तो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। और जब विंटर होना होता है तो सूरज से परे है, तो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, विंटर बन जाता है। इक्विनॉक्स, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का इक्वल ड्यूरेशन होता है। ठीक है, कब? ये बात अब इक्वेटर वालों के लिए नहीं हो रही, ये बाकी जो एरिया उनके लिए हो रही है। ये इक्वेटर पे तो होता ही इक्वल है। तो 21 मार्च और 23 मार्च, सितंबर, ये वो दिन है, तारीखें हैं जिस पे डे एंड नाइट इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं ये इक्विनॉक्स हो गया। इक्वेटर पे तो इक्वल ही है, 365 डेज। हमारे इलाकों की बात हो रही है, हमारे पाकिस्तान की बात समझ लें। तो हमारे पास 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, यानी कि साल में 2 मरतबा। अब एक होते हैं सोलिस्टिसेस। उसमें क्या होता है कि जिस तरह इक्वल होते हैं तो फिर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट भी तो होंगे ना। जब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट हो जाते हैं डेज, दो सोलिस्टिस होते हैं। एक होता है समर सोलिस्टिस, मतलब दिन सबसे बड़ा। एक होता है विंटर सोलिस्टिस, मतलब रात सबसे बड़ी। 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है, ऑटोमेटिक रात शॉर्टेस्ट हो गई। और 21 दिसंबर का, जो 21 दिसंबर की जो रात होती है वो सबसे बड़ी होती है, दिन ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। क्लियर होगी बात? यस सर। ये देखें जी, अब आते हैं हम एक्लिप्स पे। ग्रहण, जो सूरज ग्रहण होता है और चांद ग्रहण होता है, ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब क्या? सूरज ग्रहण का क्या मतलब है? सूरज हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा होता। प्रॉपर कैसे नजर आएगा? कि जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रेज हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही होती। अब यहाँ पर भी दो एरिया बनते हैं, एक जो डायरेक्ट इस जगह पर है जहां पर जो चांद है एग्जैक्ट ऊपर है, तो इनको तो नजर आता है कि सूरज है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन जो आसपास के हैं यहाँ पे हल्का हल्का सूरज नजर आ रहा होता है। ये दो, इनके भी फुल शेडो है कि पार्शियल शेडो है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, चांद दरमियान में आ गया सूरज और जमीन के, तो सूरज हमें नजर आना बंद हो गया दिन के टाइम, फुल दिन के टाइम सूरज नजर आना बंद हो गया, उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अब चांद नजर आने की तारीखें हैं, अमावस की रात नहीं है, लेकिन हमें चांद नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि चांद हमें कब नजर आता है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये सूरज की जो रेज थी चांद पे पड़नी थी, चांद से हमारे पास आनी थी। लेकिन क्या हुआ कि जमीन इस तरह से एडजस्ट हो गया है कि चांद की तरफ सूरज की रेज पहुंच ही नहीं रही है। तो सूरज की रेज पहुंचेंगी नहीं तो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी? रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो चांद नजर नहीं आएगा। क्या कहेंगे? ल्यूनर एक्लिप्स। डायग्राम जो ना बना के तैयार करें इसको। फिर एक होता है पेरीहेलियन, एक होता है एफीहेलियन। पेरीहेलियन और एफीहेलियन, तो ये क्या है? पेरीहेलियन मतलब जब जमीन सूरज के ऐसे उस डिस्टेंस पे, बिल्कुल जो नजदीक वाला डिस्टेंस हो, जब सूरज के नजदीक होती है तो पेरीहेलियन कहते हैं।
नजदीक, और जब दूर होती है तो एफी हेलियन कहते हैं। अब मजेदार बात यह है कि ये नजदीक कब होती है? जब विंटर हो, है ना मजेदार बात। ये विंटर के वक्त नजदीक होती है, 5 जनवरी को ये सबसे ज्यादा नजदीक होती है सूरज के, और 5 जुलाई को ये सबसे ज्यादा दूर होती है, उसको कहते हैं एफी हेलियन। अब आप सवाल करोगे सर ये बिल्कुल नजदीक होती है तो सर्दी कैसे होती है? जी, कुदरत का, यहाँ पे कुदरत ने जो मैकेनिज्म किया है वो ये है। आप देखें, ये नजदीक तो आ गया लेकिन मुंह इसने फेरा हुआ है पीछे की तरफ। टिल्ट इसका इधर है। टिल्ट का है बैक साइड पे, हमने यही पढ़ा था ना कि विंटर कब बनता है? जब टिल्ट सूरज के अगेंस्ट होता है, सूरज के दूसरी तरफ टिल्ट होता है, तो वो क्या बन जाता है? विंटर। यहां पे देखें, सूरज से दूर तो है लेकिन इसका झुकाव कहां पर है? सूरज की तरफ। झुकाव कहां पर है? सूरज की तरफ झुकाव है। जब सूरज की तरफ झुकाव होता है तो रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, एग्जैक्ट सीधी। तो वो सीधी जब पड़ती हैं तो ज्यादा एनर्जी होती है। यहां पर क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है ये तिरछी पड़ती है, नजदीक है लेकिन ये तिरछी पड़ती है। जब तिरछी पड़ती हैं तो कंप्लीट नहीं पड़ती, साइडों से गुजर जाती हैं, इसकी वजह से रेज कम आती है जमीन पे और सर्दी होती है। समझ आई? और ये सर। जी। इसका दूर नजदीक से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि अगर रेज यहां तक जमीन तक आ रही है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो अपनी एनर्जी लूज कर देंगी, नहीं। क्यों? क्योंकि दरमियान में खिला है। कोई रिफ्लेक्शन होती है ना, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन, रगड़ रगड़ जो है वो तो नहीं है ना दरमियान में, कि वो कोई एटमॉस्फेयर हो जिससे टकरा के एनर्जी लूज करें, ऐसा तो है नहीं, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो। तो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, इसकी एनर्जी लूज नहीं करेगा। हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आएगा, एटमॉस्फेयर में दाखिल होंगी तो एनर्जी लूज करेंगी। खिला में तो जितना मर्जी सफर करे। ये भी पॉइंट दे देता हूँ आपको, अगर आपने मेरी बात पे गौर किया हो तो। नेक्स्ट है जी, एफी समझ आ गया, डिस्टेंस ज्यादा है। पेरी डिस्टेंस कम है। चांद का और जमीन का भी ऐसा ही ताल्लुक है। जब चांद भी बाजू का जमीन से नजदीक होता है और कभी दूर होता है, उसको कहते हैं एपोजी और पेरिजी। जब नजदीक है तो पेरिजी, ठीक है, और जब दूर है तो एपोजी। तो ये इस तरह से होता है, पेरिजी और एपोजी। हाँ जी, अब आपने क्विज देने, क्विज आप देंगे दोबारा से क्लास ज्वाइन करके। ठीक है, देखते हैं आपको कितनी चीजें तैयार हैं। ओके, तो उसके बाद दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है? दोबारा करें, शाबाश। फिर आपसे छोटा सा क्विज लेंगे और फिर आपको छुट्टी देंगे।